यह है डेरियन गैप। दुनिया के सबसे खतरनाक प्रवास मार्गों में से एक पर एक बड़ी बाधा है। कोलंबिया और पनामा के बीच सीमा पर सुदूर सड़क रहित क्रॉसिंग में 100 मील से अधिक घने वर्षावन, खड़ी पहाड़ियां और विशाल दलदल है। यह मध्य और दक्षिण अमेरिका को जोड़ने वाला एकमात्र स्थल मार्ग है। पिछले कुछ वर्षों में यह संयुक्त राज्य अमेरिका में काम और सुरक्षा की तलाश में आने वाले प्रवासियों के लिए एक प्रमुख पारगमन बिंदु बन गया है, क्योंकि अधिकारियों ने हवाई और समुद्री मार्ग से अन्य मार्गों पर रोक लगा दी है। इस 100 मील के एरिया को क्रॉस करने का मतलब है मौत की घाटी से गुजरना। इसी एरिया की वजह से आज भी नॉर्थ अमेरिका और साउथ अमेरिका किसी भी रोड या रेल नेटवर्क से आपस में कनेक्टेड नहीं है। पूरे मानव इतिहास में सिर्फ 7 बार इस पूरे एरिया को किसी भी कार या जीप के जरिए क्रॉस करने की कोशिश की गई है। इतना खतरनाक होने के बावजूद कुछ लोगों के लिए इस एरिया को क्रॉस करना बहुत ही जरूरी है। हर साल हजारों बल्कि लाखों लोग साउथ अमेरिकन कंट्रीज कोलंबिया, इक्वाडोर और वेनेजुएला से इस एरिया को क्रॉस करके एक अच्छी लाइफ का ड्रीम लिए सेंट्रल और नॉर्थ अमेरिका जाने की कोशिश करते हैं। साल 2022 में 2,25,000 लोगों ने इस डेरियन गैप के थ्रू मैक्सिको और फिर यूनाइटेड स्टेट जाने की कोशिश की, लेकिन इन 2.5 लाख लोगों में से कई सौ लोग इसे क्रॉस करते हुए मारे गए। आखिर इस 100 मील के एरिया में ऐसा क्या है जिसको सबसे खतरनाक एरिया माना जाता है, और इतना पैसा और टेक्नोलॉजी होने के बावजूद भी आज तक इस एरिया में रोड या रेल नेटवर्क बनाने की कोशिश क्यों नहीं की गई? आइए जानते हैं इस सवाल का जवाब द नॉलेज लाइब्रेरी की इस वीडियो में। 21st सेंचुरी में जहां तपते हुए रेगिस्तानों में भी स्टेट ऑफ द आर्ट शहर बनाए गए हैं, वहीं इस छोटे से एरिया में रोड या रेल नेटवर्क बनाना इतना मुश्किल क्यों है? इसके 4 रीजन है। सबसे पहली वजह है खतरनाक मौसम। डेरियन गैप लाइन ऑफ इक्वाडोर से कुछ 100 किलोमीटर ऊपर है, जिसकी वजह से यहाँ का मौसम काफी गर्म होता है। और फिर नॉर्थ और साउथ पर अटलांटिक और पैसिफिक ओशन है, जिसकी वजह से ह्यूमिडिटी भी काफी हाई होती है। इस सारे एरिया में बहुत घने जंगल हैं और पूरे साल में मतलब करीबन 365 दिन में से 300 दिन यहाँ बारिश होती है, जिसकी वजह से न सिर्फ यहाँ पर फ्लैश फ्लड बहुत आते हैं, बल्कि पहाड़ों पर भी अक्सर लैंडस्लाइडिंग होती रहती है। इतनी बारिश और बाढ़ की वजह से यहाँ कंस्ट्रक्शन करना बहुत मुश्किल है, क्योंकि कंक्रीट हो या सीमेंट हो, इन सबको सूखने के लिए खुश्क और गर्म मौसम चाहिए, और इस सब का तोड़ कर भी लिया जाए तो यहाँ पर दूसरी सबसे डेंजरियस चीज है खतरनाक जानवर और कीड़े मकोड़े। हमारी पूरी जमीन में इतने जहरीले सांप, मकड़ियां और मच्छर कहीं नहीं पाए जाते जितने इस डेरियन गैप में हैं। और फिर क्योंकि इस सारे एरिया में दूर दूर तक कोई हॉस्पिटल, कोई घर, कुछ भी नहीं है, तो अगर इसमें से कोई भी चीज आपको काट जाए तो आपका बचना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल है। इसलिए यहाँ से गुजरने वाले ज्यादातर लोग मलेरिया, डेंगू, सांप का जहर या फिर डूब कर मारे जाते हैं। लेकिन अब ऐसा भी नहीं है कि अमेरिका और दूसरी कंट्रीज के लिए यहाँ पर रोड बनाना बिल्कुल ही इम्पॉसिबल है। हाँ, मुश्किल जरूर है मगर इम्पॉसिबल नहीं है। तो फिर क्या वजह है कि यहाँ पर रोड या रेल नेटवर्क बनाने की कोशिश ही नहीं की गई? असल में कुछ कंट्रीज चाहते ही नहीं है कि यहाँ पर कोई रोड या रेल नेटवर्क बने, खासतौर पर अमेरिका और पनामा। दरअसल 19th सेंचुरी में पनामा कोलंबिया का हिस्सा होता था, मगर इसी डेरियन गैप की वजह से कोलंबिया के लिए पनामा पर कंट्रोल रखना बहुत मुश्किल था। कोलंबियन गवर्नमेंट के लिए पनामा से कनेक्टेड रहने का एक ही रूट था, और वो था समुद्र के थ्रू। इसी डिसकनेक्शन का फायदा उठाते हुए पनामा ने कोलंबिया से आजादी के लिए एक मूवमेंट शुरू की, और 21st सेंचुरी में इसी मूवमेंट में एक राइजिंग सुपर पावर ने बहुत ज्यादा इंटरेस्ट लेना शुरू किया, जिसका नाम था यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका। दरअसल अमेरिका की पनामा कैनाल में बहुत दिलचस्पी थी, और वो चाहता था कि इस कैनाल का कंट्रोल उसके पास हो, बिकॉज पनामा कैनाल की कंस्ट्रक्शन से पहले ईस्टर्न और वेस्टर्न अमेरिका में ट्रेड बहुत मुश्किल था। सारी शिप्स को पूरा साउथ अमेरिका क्रॉस करके अमेरिका की वेस्टर्न या ईस्टर्न कोस्ट तक जाना पड़ता था। तो अमेरिका की ईस्टर्न और वेस्टर्न कोस्ट लाइन आपस में डिस्कनेक्टेड थी, और इसी का हल निकालने के लिए ये आर्टिफिशियल कैनाल बनाई गई, जिसके बाद अमेरिका की न सिर्फ ट्रेड शिप बल्कि नेवी भी अब बहुत ही आसानी से थोड़े दिनों में एक साइड से दूसरे साइड तक जा सकती थी। और उस वक्त ये कॉन्सेप्ट बहुत इंपॉर्टेंट था कि जो भी पनामा कैनाल को कंट्रोल करेगा वो अमेरिका की एक बहुत बड़ी वीकनेस को कंट्रोल करेगा। अब कोलंबिया उस जमाने में इस कैनाल का कंट्रोल अमेरिका को नहीं देना चाहता था, और इसलिए अमेरिका ने पनामा की इंडिपेंडेंस मूवमेंट में उसका भरपूर साथ दिया, और इसके नतीजे में साल 1903 में पनामा एक इंडिपेंडेंट कंट्री बन गया।
और अमेरिका पनामा को रिकॉग्नाइज करने वाला सबसे पहला देश था। पनामा की सरकार ने बदले में अमेरिका को इस कैनाल के आसपास की सारी जमीन परमानेंट लीज पर दे दी और साल 1999 में ये सारा एरिया अमेरिकन गवर्नमेंट के कंट्रोल में रहा। फिर साल 1999 में इस कैनाल का कंट्रोल पनामा को वापस कर दिया गया। मगर आज भी ये पॉइंट अमेरिका और बाकी कंट्रीज के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। आज की डेट में पूरी दुनिया का करीब 6% सी ट्रेड साउथ अमेरिका और नॉर्थ अमेरिका के बीच में होता है, जो कि इस पॉइंट से गुजरता है। यही कैनाल अटलांटिक और पैसिफिक ओशन को आपस में कनेक्ट करती है। हर साल करीब 13 से 14 हजार कार्गो शिप इस रास्ते से गुजरते हैं। ईस्टर्न एशिया और अमेरिका का ज्यादातर ट्रेड इसी रास्ते से होता है और इसलिए इस कैनाल के सबसे ज्यादा अमेरिका और चाइना यूज करता है। इसी तरह अमेरिका की वेस्टर्न कोस्ट को यूरोप, अफ्रीका और मिडिल ईस्ट से कनेक्ट करने का भी यही एक रास्ता है। अब अगर वापस डेरियन गैप पर आए तो ये कोलंबिया और पनामा के बीच में है। वही कोलंबिया जो पिछले कई सालों से इंटरनल वायलेंस और इनस्टेबिलिटी का शिकार है और जहां के ड्रग माफिया पूरे साउथ अमेरिका में मशहूर है। पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा कोकीन कोलंबिया में बनती है और ये सब यहाँ से सेंट्रल और नॉर्थ अमेरिका स्मगल होती है। लेकिन इस डेरियन गैप की वजह से ये स्मगलिंग करना काफी मुश्किल होता है और स्मगलर्स को सी रूट लेना पड़ता है, जहां पर पनामा की कोस्ट गार्ड्स अक्सर स्मगलर्स को पकड़ लेते हैं। अब इन हालात में अगर यहाँ पर रोड या रेल नेटवर्क बनाया जाता है तो अमेरिका को ये लगता है कि कहीं कोलंबिया की ड्रग माफिया यहाँ से पनामा में पहुंचकर पनामा कैनाल को डैमेज न कर दे। और सिर्फ यही नहीं, फिर यहाँ से मैक्सिको और अमेरिका तक ड्रग पहुंचाना बहुत ही आसान हो जाएगा। इसलिए अगर पनामा और कोलंबिया की गवर्नमेंट यहाँ पर कोई रेल रोड नेटवर्क बनाने का एग्रीमेंट कर भी ले तो अमेरिका यहाँ पर किसी भी तरह की डेवलपमेंट नहीं होने देगा। और अब हम आते हैं डेरियन गैप के डेवलप न होने के आखिरी कारण पर, और वो है इलीगल माइग्रेशन को रोकना। दरअसल लैटिन अमेरिका इकोनॉमिकली, पॉलिटिकली और स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग वाइज नॉर्थ अमेरिका से बहुत पीछे है। साउथ अमेरिका के ज्यादातर कंट्रीज करप्शन और पॉलिटिकली इनस्टेबिलिटी का शिकार हैं, जिसकी वजह से लाखों लोग एक अच्छी लाइफ के लिए अपनी कंट्रीज को छोड़कर कहीं और जाना चाहते हैं और इन सब लोगों के लिए कुछ ही मील दूर अमेरिका से बेहतर और कोई ऑप्शन है नहीं। अब अमेरिका पिछले कुछ सालों से अपनी इमिग्रेशन पॉलिसी बहुत सख्त कर चुका है, जिसके बाद इन लोगों के पास एक ही हल बचता है और वो है इलीगल तरीके से अमेरिका पहुंचे। लेकिन इसके लिए उन्हें अपनी जान खतरे में डालकर इस डेरियन गैप से गुजरना होगा। हर साल हजारों लोग इसी गैप के थ्रू सेंट्रल अमेरिका और फिर मैक्सिको के थ्रू अमेरिका में एंटर होते हैं। लेकिन इस सारे रास्ते में सबसे बड़ी रुकावट सिर्फ और सिर्फ डेरियन गैप है। डेंगू, मलेरिया, जहरीले सांप, लैंडस्लाइडिंग, फ्लड, डाकू। 10 दिन के इस सफर में आपको इन सब चीजों से गुजरना पड़ता है और बदकिस्मती की बात यह है कि इतने खतरनाक रास्ते के बावजूद भी हर साल इस गैप को क्रॉस करने वालों के नंबर्स में इजाफा होता जा रहा है। गरीबी और भूख से तंग लोगों के पास और कोई चॉइस बचती ही नहीं है। कितने ही लोग इस सफर में मारे जाते हैं और जो बच भी जाते हैं उनमें से ज्यादातर साइकोलॉजिकली डैमेज हो चुके होते हैं। दोस्तों, भूख भी इंसान से क्या क्या करवा देती है। इन्हीं गरीब लोगों को अमेरिका तक पहुंचने से रोकने के लिए इस डेरियन गैप में कोई रेल रोड नेटवर्क नहीं बनाया जाता और शायद आगे आने वाले कई सालों में ऐसा ही रहेगा। साउथ अमेरिका और नॉर्थ अमेरिका में इतना डिफरेंस क्यों है? जहां एक दुनिया की नंबर 1 इकोनॉमी है, वहीं बाकी कंट्रीज गरीबी और भूख से परेशान हैं। वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, बिकॉज आपके लिए ये शायद छोटी सी बात हो, मगर हमें इससे बहुत मोटिवेशन मिलती है। मिलते हैं अगले वीडियो में एक और इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। अपना ख्याल रखें।